हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 6 जनवरी 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। ये जनवरी मंथ की हमारी वीडियोस पेंडिंग रह गई थी, जिनको 31 जनवरी तक हमें कवर करना है। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। गेल की 450 किलोमीटर लंबी 450 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन जो कि कोची और मैंगलोर को जोड़ती है, इसका इनॉग्रेशन किसने किया है? तो गेल की 450 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन का इनॉग्रेशन किया है पीएम मोदी ने। किसने? पीएम मोदी ने। ये देख लीजिए, रिसेंटली पीएम मोदी द्वारा गेल की 450 किलोमीटर पाइपलाइन का इनॉग्रेशन किया गया है, जो कि केरल के कोची को कर्नाटका के मैंगलोर से जोड़ती है। ये जो गेल की पाइपलाइन है, इसमें लागत आई है टोटल 3000 करोड़ की। कितनी? 3000 करोड़ की लागत आई है इस गैस पाइपलाइन को बनाने के लिए। इस गैस पाइपलाइन को वन नेशन वन ग्रिड प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है और इसकी कैपेसिटी क्या है? 12 मिलियन मीट्रिक क्यूबिक मीटर पर डे, यानी एक दिन में 12 मिलियन मीट्रिक क्यूबिक मीटर गैस जो है ट्रांसपोर्ट होती है इस पाइपलाइन के द्वारा। तो 450 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन का इनॉग्रेशन किया है पीएम मोदी ने। किसने बनाया इसको? गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और सीएमडी कौन है? मनोज जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा किस पीएसयू के साथ मिलकर अंटार्कटिका के लिए अपना 40वां साइंटिफिक एक्सपेडिशन लॉन्च किया गया है? तो इंडियन गवर्नमेंट ने आईओसीएल के साथ मिलकर अंटार्कटिका के लिए अपना 40वां साइंटिफिक मिशन लॉन्च किया है। ये देख लीजिए, इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर 40th साइंटिफिक एक्सपेडिशन मिशन लॉन्च किया है अंटार्कटिका के लिए। मैं आपको बता दूं, 4 डिकेड लगभग 40 वर्ष हो गए हैं जब से इंडिया अंटार्कटिका के लिए मिशन लॉन्च कर रहा है। इस बार 43 मेंबर्स जाएंगे। आईओसीएल की हेल्प से ये मिशन लॉन्च किया गया है और आइस क्लास वेसल जिसका नाम है एमवी विजलीवी गोलोवनिन। क्या नाम है? एमवी विजली गोलोवनिन। ये एक वेसल है। ये अंटार्कटिका के लिए लॉन्च किया गया है आईओसीएल के साथ मिलकर। तो 40th एक्सपेडिशन मिशन है, यहाँ पर देखिएगा। तो पहला कौन था? 1981 में पहला लॉन्च किया गया था, जो कि 1983 में पूरी तरह से स्टेब्लिश हुआ था। इसका नाम था दक्षिण गंगोत्री। उसके बाद मैत्री गया और उसके बाद भारती गया। हिमाद्री आर्कटिक ओशन का मिशन है। यह क्वेश्चन है, पैब्लो सीजर, इनको 51वें इफ्फी इंटरनेशनल ज्यूरी का जो है हेड बनाया गया है। आपको बताना है पैब्लो सीजर किस कंट्री के फिल्म मेकर हैं। तो पैब्लो सीजर अर्जेंटीना के फिल्म मेकर हैं। कहाँ के? अर्जेंटीना के। इफ्फी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 51वां एडिशन हो रहा है गोवा में। तो वहां पर अवार्ड देने के लिए जो जूरी बनाई गई है उसके हेड हैं अर्जेंटीना के फिल्म मेकर पैब्लो सीजर। आप याद रखिएगा। इफ्फी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जनवरी 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। तब से हर वर्ष गोवा में ऑर्गेनाइज किया जाता है। गोल्डन पीकॉक अवार्ड अनाउंस किया जाएगा इस जूरी के द्वारा। और जो 50th एडिशन था उसमें इंटरनेशनल जूरी कौन बने थे? ब्लेज हैरिसन, जो कि फ्रांस से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी द्वारा जो लार्जर वाटर बॉडीज हैं उन पर सर्विलांस रखने के लिए रिसेंटली कितनी हाई परफॉर्मेंस पेट्रोल बोट्स प्रोक्योर करने का डिसीजन लिया गया है, फाइनल किया गया है? तो इंडियन आर्मी द्वारा 12 हाई परफॉर्मेंस पेट्रोल बोट्स परचेज करने का अप्रूवल दिया गया है, जो कि लार्ज वाटर बॉडीज पर निगरानी करेंगी। ये देख लीजिए, इंडियन आर्मी द्वारा पेंगोंग लेक इलाके में, जो कि पूर्वी लद्दाख में है पेंगोंग लेक, वहां पर सर्विलांस के लिए 12 हाई परफॉर्मेंस पेट्रोल बोट इसका प्रोक्योरमेंट किया जाएगा। ये प्रोक्योरमेंट जो किया जाएगा वो किससे किया जाएगा? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, यानी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ये 12 हाई परफॉर्मेंस बोट बनाएगा, जिसको यूज किया जाएगा पेंगोंगसो लेक में, जो कि लद्दाख में स्थित है। देखिएगा, डिलीवरी 2021 तक इंश्योर की जाएगी। मैं आपको बता दूं, 4 वर्ष तक गोवा शिपयार्ड लिमिटेड इनका मेंटेनेंस भी करेगा। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की बात करें तो 1957 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? गोवा में। और सीएमडी कौन है? भरत भूषण नागपाल। ये है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीआरएससी लिमिटेड जो है उसने मार्क 4 लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी वेसल, जो कि इस सीरीज का लास्ट वेसल है, जिसका नाम है INLCU L58 वेसल, इंडियन नेवी को समर्पित किया है। आपको बताना जीआरएससी कहाँ स्थित है? तो जीआरएससी स्थित है कोलकाता में। ये देख लीजिए, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, इसने मार्क 4 लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी क्लास का जो वेसल है, जिसका नाम है INLCU L58, ये समर्पित किया है इंडियन नेवी को। देखिए, मैं बता दूं, इस सीरीज का ये 8वां लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी वेसल था, जो कि
गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने बनाया था इंडियन नेवी के लिए। टोटल 8 बनाए गए थे, जिसमें INLCUL 58 लास्ट था, आप देखिएगा। इसमें मॉडर्न आर्ट टेक्नोलॉजीज हैं जो इंडियन नेवी की हेल्प करेंगी निगरानी के लिए, क्योंकि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स से बनाया है इसको, तो इसकी बात कर लेते हैं। 1884 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में है और CMD कौन है? विपिन कुमार सक्सेना। इसने IN लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी L58 वेसल बनाया है इंडियन नेवी के लिए, जो कि लास्ट है इस सीरीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये किस वर्ष स्टैब्लिश की गई थी? तो 1961 में NCERT की स्थापना हुई थी। यहाँ देखिए, जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है उन्होंने स्कूल बैग पॉलिसी रिलीज की है, जो कि NCERT द्वारा बनाई गई है। इस स्कूल बैग पॉलिसी जो 2020 की रिलीज की गई है, इसमें बताया गया है जो क्लास 1 से लेकर क्लास 2 है उसका वेट जो बैग का है वो 1.6 kg से लेकर 2.2 kg होना चाहिए। वहीं क्लास 3 और क्लास 4 एंड 5 के बच्चों के लिए ये वेट दिया है। क्लास 11-12 तक के सभी बच्चों के लिए ये वेट दिया गया है कि जो बॉडी वेट है उसका 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था, जो न्यू स्कूल बैग पॉलिसी आई है उसके तहत। उसके अलावा टाइमिंग भी डिसाइड की गई है, ऑनलाइन एजुकेशन का टाइम क्या होना चाहिए। NCERT की बात करें, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, 1961 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। प्रेसिडेंट कौन है? जो एजुकेशन मिनिस्टर होगा वो NCERT का प्रेसिडेंट होगा, रमेश पोखरियाल है इस समय। डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर हैं ऋषिकेश सेनापति। आजकल डायरेक्टर बहुत पूछते हैं, NTPC के एग्जाम में भी पूछा है। यह क्वेश्चन है उद्योग मंथन, जो कि क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन इंडस्ट्री पर एक वेबिनार है। इसको रिसेंटली किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है? तो इंडियन इंडस्ट्री पर क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए उद्योग मंथन वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड ने उद्योग मंथन वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है इंडियन इंडस्ट्री की क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। DPIIT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत कार्य करता है। इसने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल और इंडस्ट्रीज बॉडी के साथ मिलकर ये उद्योग मंथन वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है। आप देखिएगा, इस उद्योग मंथन वेबिनार में 45 सेशंस कवर किए जाएंगे। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करें तो 1997 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और चेयरपर्सन कौन है? आदिल जैनुल भाई। यह क्वेश्चन देखते हैं, पाकिस्तानी वुमेन्स के लिए स्कॉलरशिप नंबर इंक्रीज करने के लिए किस कंट्री की पार्लियामेंट ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पास किया है? तो मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पास किया है US की पार्लियामेंट ने, US कांग्रेस ने पास कर दिया है। ये देख लीजिए, US कांग्रेस ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पास किया है। इससे पाकिस्तानी वुमेन्स जो होंगी उनके लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। इसमें जो स्कॉलरशिप दी जाएगी उसमें USAID द्वारा, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इसके द्वारा 50% स्कॉलरशिप दी जाएगी पाकिस्तानी वुमेन्स को अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए। मलाला यूसुफजई कौन थी? ये पाकिस्तानी एक्टिविस्ट थी और यंगेस्ट नोबेल लॉरिएट थी। 2014 में इनको कैलाश सत्यार्थी के साथ नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। USAID की बात करें, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, 1961 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC में है। डेप्यूटी एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? जॉन बर्सा। यह क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जो मथिकेतन 16 नेशनल पार्क है उससे 1 किलोमीटर तक का एरिया इको सेंसिटिव जोन होगा। आपको बताना है मथिकेतन 16 नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? केरल में। ये देख लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि मथिकेतन 16 नेशनल पार्क के 1 किलोमीटर तक का एरिया इको सेंसिटिव जोन होगा। ये मथिकेतन 16 नेशनल पार्क इडुक्की डिस्ट्रिक्ट केरल में यहाँ पे देखिएगा। अच्छा, ये नोटिफिकेशन रिलीज कौन करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। मथिकेतन 16 नेशनल पार्क के साथ कई सारे नेशनल पार्क हैं जो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। ये सारे भी केरल में हैं। केरल के CM कौन है? पिनराई विजयन। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। इन सबसे भी फेमस केरल की हेल्थ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है KK शैलजा, क्योंकि इनको कई सारे अवार्ड दिए गए हैं। तो आप देखिएगा, KK शैलजा केरल की हेल्थ मिनिस्टर हैं। और कुछ समय पहले ही जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए केरल गवर्नमेंट द्वारा UN वुमेन के साथ मिलकर साउथ एशिया UN वुमेन हब स्थापित किया गया था। तो आप देखिएगा, जेंडर इक्वालिटी पर साउथ एशिया हब केरल में सेटअप किया गया है UN वुमेन और केरल के साथ मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री सिद्धरुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म यहाँ पर बनने वाला है। आपको बताना है श्री सिद्धरुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन किस इंडियन स्टेट में है? तो ये है कर्नाटका में। कहाँ पर? कर्नाटका में। ये देख लीजिए, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि कर्नाटका का
जो हुबली रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदलकर श्री शुद्धरुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया जाएगा, जहाँ पर कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म होगा। ये जो प्लेटफॉर्म होगा इसको मार्च 2021 तक इनॉग्रेट करना है। अभी यूपी का गोरखपुर जो है ये वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है, कितना है 1366 मीटर। और जो श्री सिद्धरुद्धा नेशनल प्लेटफॉर्म होगा वो होगा 1505 मीटर का। आप देखिएगा क्योंकि कर्नाटक में ये हुबली रेलवे स्टेशन है, हुबली रेलवे स्टेशन यानी श्री सिद्धरुद्धा रेलवे स्टेशन। तो कर्नाटक की बात कर लेते हैं। BS येदियुरप्पा इसके CM है, गवर्नर कौन है बज्जू भाई वाला। और ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, आप याद रखिएगा बेनाघट्टा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, ये सब कर्नाटका में ही हैं। और जो आपके एलिफेंट्स हैं उनकी हाईएस्ट पॉपुलेशन कर्नाटका में है। टाइगर्स की कहाँ है? MP में है। 4th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल, जिसको कि सेंटर फॉर इनोवेशन इन साइंस एंड सोशल एक्शन द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, रिसेंटली किस इंडियन स्टेट में हेल्ड किया गया है? तो चौथी ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल केरल में ऑर्गेनाइज की गई है। कहाँ पर? केरल में। ये देख लीजिए 4th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल को केरल के कोच्चि में ऑर्गेनाइज किया गया है। तो कोच्चि नाम याद रखिएगा। इसको सिस्सा सेंटर फॉर इनोवेशन इन साइंस एंड सोशल एक्शन द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसमें क्या होता है? ये आयुर्वेदिक इंडस्ट्री का लार्जेस्ट इवेंट है, यानी आयुर्वेदिक दवाएं इसमें जो है एग्जीबिशन लगाया जाता है ऑनलाइन तरीके से, पूरे वर्ल्ड में डिस्प्ले होता है। इसका चौथा यानी ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल 4th एडिशन रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया है सिस्सा द्वारा। 2012 में इसकी शुरुआत हुई थी, उसके बाद 2nd एडिशन जो है 2014 में ऑर्गेनाइज हुआ था। सिस्सा की बात करें, सेंटर फॉर इनोवेशन इन साइंस एंड सोशल एक्शन, सितंबर 2006 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का फर्स्ट ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच, उसका नाम बताइए। तो एशिया का फर्स्ट ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच है चंद्रभागा बीच, जो कि ओडिशा में स्थित था, है अभी भी स्थित है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 8 ब्लू फ्लैग बीच और होंगे इंडिया में, जिसमें ओडिशा का पूरी जो बीच है वो भी शामिल है। आपको पता ही है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का एक प्रोग्राम है बीम्स, बीच इन्वायरमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोग्राम। इसी के तहत ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट जारी किया जाता है इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा। हालांकि ग्लोबली जो है इसको फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन द्वारा जारी किया जाता है, जो कि डेनमार्क में स्थित है। एशिया का फर्स्ट ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच कौन सा है? चंद्रभागा, जो कि ओडिशा में है। टोटल 33 क्राइटेरिया के आधार पर किसी बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिलता है FEE द्वारा। इंडिया में 8 बीचेस हैं जिनको FEE ने ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट रिसेंटली दे दिया है और उनका नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने जारी कर दिया है। ये 8 बीच आपको पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें राधानगर बीच, जो कि अंडमान एंड निकोबार में है। उसके अलावा आपका गोल्डन बीच, ये पुरी का जो बीच है उसको गोल्डन बीच कहते हैं, तो ये याद रखिएगा। ब्लू फ्लैग बीचेस ये सबसे क्लीन बीच होते हैं वर्ल्ड के, आप लिखिएगा, क्योंकि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया जाता है फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1981 में, कोपेनहेगन में, डेनमार्क में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगन 33 ये एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, रिसेंटली किस कंट्री ने लॉन्च किया है? तो योगन 33 इसको लॉन्च किया है चाइना ने। किसने लॉन्च किया है? चाइना ने। ये देख लीजिए, रिसेंटली चाइना द्वारा योगन 33 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट से। तो रॉकेट का नाम भी याद रखिएगा, लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट से योगन 33 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, जो कि एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है चाइना का। इसमें माइक्रो और नैनो टेक्नोलॉजीज यूज़ की गई हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है चाइना और उसके प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो कि हैं, और करेंसी क्या है? रेनमिनबी। US के बाद चाइना सेकंड कंट्री बन गया है जिसने लूनर सरफेस पर यानी चंद्रमा की सतह पर अपना झंडा फहराया है, आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड इसके 6 राउंड ऑफ स्कीम का जो वोटिंग हो रहा था उसके ऑब्जर्वर सेबी ने किसको अपॉइंट किया है? तो सेबी ने फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड के जो वाउंडिंग स्कीम है उसके 6 राउंड के लिए ऑब्जर्वर अपॉइंट किया है TS कृष्णमूर्ति को। किसको? TS कृष्णमूर्ति। ये देख लीजिए, सेबी ने फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड के जो 6 राउंड ऑफ स्कीम है इस पर वोटिंग हो रही थी, जिसके लिए ऑब्जर्वर अपॉइंट किया है TS कृष्णमूर्ति को। TS कृष्णमूर्ति इंडिया के 13वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे थे 2004 से 2005 के दौरान। सेबी ने फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड का जो वाउंड अप स्कीम चल रहा है उसके लिए 6 राउंड के लिए ऑब्जर्वर अपॉइंट किया है TS कृष्णमूर्ति को। आप देखिएगा, सेबी की बात करें तो सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1988 में। बाद में
1992 में सेबी एक्ट पास हुआ था, जिसके तहत इसको स्टैच्यूटरी पावर दी गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मुंबई में। और सेबी के चेयरपर्सन कौन है? अजय त्यागी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूथेनियम 106 प्लाक। ये आंखों के ट्यूमर्स के लिए एक ट्रीटमेंट है। रिसेंटली किसने डेवलप किया है? तो रूथेनियम 106 प्लाक इसको डेवलप किया है बार्क ने, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसने आई कैंसर थेरेपी को ट्रीट करने के लिए रूथेनियम 106 प्लाक ट्रीटमेंट जो है डेवलप किया है। ये इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है और इंडिजिनियसली डेवलप किए जाने वाला ये पहला ट्रीटमेंट है, यहाँ पे देखिएगा। तो रूथेनियम 106 प्लाक इसको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने डेवलप किया है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के तहत कार्य करता है। कुछ समय पहले ही शक्ति नाम का एक बुलेट प्रूफ जैकेट भाभा ने ही लॉन्च किया था, जो कि बनाया गया था, मिश्रा है कोई डिफेंस मिनिस्ट्री में इंजीनियर, उनके द्वारा बनाया गया था। आप याद रखिएगा, बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने रूथेनियम 106 प्लाक डेवलप किया था, जो कि इंडिया में आई कैंसर थेरेपी का फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ट ट्रीटमेंट है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। डायरेक्टर कौन है? अजीत कुमार मोहंती। और मोटो क्या है? एटम्स इन द सर्विस ऑफ नेशन। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का बजट बहुत गड़बड़ हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट, जिसकी कैपेसिटी है 600 मेगावाट, रिसेंटली किस इंडियन स्टेट में कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है? तो विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर एनर्जी पार्क 600 मेगावाट का एमपी में कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। कहाँ पर? एमपी में। ये देख लीजिए, एमपी के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में नर्मदा रिवर पर जो ओमकारेश्वर डैम है वहीं पर 600 मेगावाट का सोलर एनर्जी पार्क जो है बनाया जा रहा है। 2022-23 तक बनकर कंप्लीट हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इन्होंने इसको एड दी है, यानी असिस्टेंस प्रोवाइड की है। उससे पहले आपको याद होगा एशिया का लार्जेस्ट सोलर पार्क रीवा में स्टैब्लिश किया गया था। अब वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क वो कहाँ पे? खंडवा डिस्ट्रिक्ट एमपी में स्टैब्लिश किया जाएगा। एमपी सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। इंडिया की फर्स्ट हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी सर्विस कहाँ स्टार्ट हुई है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क एमपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जो सिग्नस स्पेस क्राफ्ट का डिपार्चर होना है उसको लाइव टेलीकास्ट कौन सी स्पेस एजेंसी द्वारा किया जाएगा? तो सिग्नस स्पेस क्राफ्ट के डिपार्चर का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा नासा द्वारा। किसके द्वारा? नासा द्वारा। ये देख लीजिए, यूएस स्पेस एजेंसी नासा ने अनाउंस किया है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जो सिग्नस स्पेस क्राफ्ट निकलने वाला है उसकी लाइव टेलीकास्ट की जाएगी ऑल ओवर वर्ल्ड में। मैं आपको बता दूं, ये जो सिग्नस एयरक्राफ्ट है इसका कुछ समय बाद नाम कल्पना चावला के नाम पर कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो स्पेस सेंटर गई थी, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर गई थी, और बाद में लौटते वक्त उनकी डेथ हो गई थी। तो सिग्नस स्पेस क्राफ्ट इसका नाम कल्पना चावला के नाम पर रख दिया जाएगा। किसके द्वारा? नासा के द्वारा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करें तो 1998 में इस्टेब्लिश हो गया था। ये लो अर्थ ऑर्बिट यानी 300 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। 5 स्पेस एजेंसी हैं जिन्होंने मिलकर इसको बनाया है, जिसमें इंडिया की इसरो नहीं है। नासा, रॉसकॉस्मॉस रसिया की, जाक्सा जापान की, ईएसए यूरोप की और सीएसए कनाडा की। तो चीन और इसरो, चीन की स्पेस एजेंसी और इसरो की स्पेस एजेंसी आईएसएस में शामिल नहीं। यहाँ पे देखिएगा, ये हैं फेमस पर्सनालिटीज, रिसेंटली इनका निधन हो गया। पहले हैं ब्रेन अर्खर्ट, दूसरे हैं इला वेनिल। ये देख लीजिए, ब्रिटिश डिप्लोमेट ब्रेन अर्खर्ट का निधन हो गया। तो ये है ब्रेन अर्खर्ट, ब्रिटिश डिप्लोमेटिक थे, आप याद रखिएगा, यानी राजदूत थे ब्रिटेन के। उसके अलावा एक हैं इला वेनिल, ये चेन्नई के रहने वाले थे, राइटर एंड डायरेक्टर थे इला वेनिल। यहाँ देख लीजिए, तबला वादक, चेन्नई यानी तमिलनाडु से। इला वेनिल का भी निधन हो गया। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इन दोनों का जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।